नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। अडानी का मामला जो है वो लगातार चल रहा है, उसकी वजह से संसद में बहस नहीं हो पा रही है। 25 तारीख को संसद ठप हुई, 26 तारीख को तो संविधान दिवस था, इसलिए कुछ कामकाज नहीं हुआ। फिर 27 तारीख को भी संसद ठप हुई, आज 28 तारीख को भी संसद ठप हुई। तो संसद लगातार ठप हो रही है और जैसे ही अडानी का जिक्र आता है, जो अध्यक्ष महोदय हैं, लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा अध्यक्ष हो, राज्यसभा के जो सभापति है, वो उठ करके चले जाते हैं और कह देते हैं कि ये जो है अडानी का जैसे ही नाम आता है कहते हैं कि ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा और संसद को जो है स्थगित कर दिया जाता है। विपक्ष भी है जो अड़ा हुआ है कि आप बात कीजिए अडानी पर, और इसको अड़ा अड़ा हुआ जो मैं कह रहा हूँ वो भी मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अड़ा हुआ नहीं कहा जाना चाहिए, कुछ जरूरी है। अडानी जो है केवल अब राष्ट्र का मुद्दा नहीं रहा और इससे देश भर की छवि खराब हो रही है, पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। अब उसके तहत और अडानी का मुद्दा जब हिंडनबर्ग ने कहा था, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की थी तो कहा गया कि वो जो है शेयर बाजार को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है, वो टारगेट करता है, उसके बाद अपना खेल करता है। लेकिन ये एफबीआई ने किया है, अमेरिका की एक अदालत ने कहा, वारंट इशू किया है और अडानी के खिलाफ देश में कई मामले हैं। वो चाहे पोर्ट देने का मामला हो, एयरपोर्ट देने का मामला हो, जमीनें देने का मामला हो, तमाम मामले हैं, ढेर सारे आरोप हैं। लेकिन सरकार है कि अडानी पर बात करना नहीं चाहती और ये आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार बात क्यों नहीं करती। अडानी में ऐसा क्या है जिसको सुनते ही जो है सरकार परेशान हो जाती है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि अडानी पर बात हो, अडानी पर चर्चा हो। आप याद कीजिए पिछली लोकसभा में भी यही हुआ था। अडानी को लेकर के राहुल गांधी पे कार्रवाई की गई, संजय सिंह पे कार्रवाई की गई, तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई, महुआ मोइत्रा पे कार्रवाई की गई कि जो अडानी के खिलाफ बोलेगा या अडानी की जो चर्चा करेगा, अडानी की जांच की मांग करेगा, अडानी को जेल भेजने की बात करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों भाई, ये देश किसका है? अडानी का है या नरेंद्र मोदी जी का देश है? ये सवाल तो है। ये देश नागरिकों का है और नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि जिस अडानी के खिलाफ पूरी दुनिया भर में कार्रवाई हो रही है। केनिया सरकार ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, फ्रांस ने क्या किया, वो तमाम चीजें चल रही है। अमेरिका में क्या हो रहा है, तो क्यों, ये पता तो चलना चाहिए। क्योंकि अडानी के शेयरों में भारत के बैंकों का पैसा लगा हुआ है और भारत के बैंकों में आम आदमी का पैसा है। आम आदमी से आप पैसा भी जमा लेते हो, मिनिमम बैलेंस है तो इतना कट जाएगा, चेक लोगे तो इतना कट जाएगा, इतने ट्रांजैक्शन करोगे तो इतना कट जाएगा। तमाम तरीके से बैंक, भारतीय बैंक आम आदमी से पैसे वसूल रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के नाम पर वसूले किए जा रहे हैं। लेकिन अडानी साहब पे चर्चा नहीं होगी, क्यों चर्चा नहीं होगी? और अब जिस तरह से अडानी को लेकर के संसद में एक जो है स्थिति है जिसे लगा कि एक डेडलॉक सा आ गया है कि विपक्ष अडानी पर चर्चा चाहता है, सत्ता पक्ष अडानी पर बात नहीं करना चाहता है। तो आगे क्या होगा, आगे का रास्ता कहाँ जाता है? क्या विपक्ष पीछे हट जाए? अब कई लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को जो है जब संसद में बात नहीं हो रही तो सड़क पर उतरना चाहिए। बिल्कुल सड़क पर उतरना चाहिए, लेकिन एक खतरा रहता है। ये जिस तरह की सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो अपना चरित्र दिखाया है उसमें लगता है कि लोकतांत्रिक उसका चेहरा नहीं, उसके भीतर लोकतंत्र बहता नहीं। और विपक्ष को लगातार जो है विलेन साबित करने की कोशिश की जाती रही, और केवल विपक्ष को नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलता है, बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है, वो सब देशद्रोही हो जाता है। आप याद कीजिए किसानों का जो धरना प्रदर्शन था, 13 महीने तक सड़कों पर रहे किसान, और क्या कहा मीडिया ने, जो गटर मीडिया है उसने क्या कहा, विदेशी पैसा आ रहा है, आतंकवादी हैं, तो ये इतने दिनों से कैसे हैं, कौन पैसा दे रहा है, तमाम तरीके की बातें, आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, तमाम तरीके की चीजें। दिल्ली में जो है मुस्लिम समाज ने आंदोलन किया एनआरसी को लेकर के, उसको लेकर के क्या नहीं कहा गया? और हिंदू मुसलमान को लेकर के जिस तरह से एक नैरेटिव लगातार गढ़ा जा रहा है, सबसे बड़ा देश विरोधी तो ये मैटर है, लेकिन उस पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं। मणिपुर पर बात करने के लिए क्या नहीं किया विपक्ष ने? अविश्वास प्रस्ताव लाया। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला मणिपुर के बारे में? मणिपुर अब तक जो है वही हो रहा, वही सब चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर अब तक शांत नहीं हुआ। कश्मीर को लेकर के क्या नहीं बोला?
370 हट जाएगा तो ये हो जाएगा, उसके बाद हम ले आएंगे पीओके। क्या हुआ वहां, कहाँ लेकर के आए, पीओके पे क्या कार्रवाई की? 370 को ऐसे चर्चा में चर्चा किया गया 370 पे, जिससे तो कोई बड़ा पराक्रम कर दिया। कौन सा बड़ा पराक्रम पराक्रम कर दिया? महाराष्ट्र जैसे जीते आप ईवीएम के सहारे, वैसे ही धोखे से किया आपने सब। तो ये जो सारी चीजें है, ये चिंता करने वाली बात है। और चिंता इस बात पे भी है कि संभल में जो हुआ, जो बहराइच में हुआ था, ये उसके जो पहले हो रहा था वो अलग पार्ट था, हालांकि वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन संभल में जो हुआ है, अब संभल के बाद फिर जो है वो अजमेर में जो हुआ, जो निचली अदालत ने सर्वे की इजाजत दी, वो क्या है? वो हिंदू मुसलमान को भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बीजेपी सारे फ्रंट पे फ्लॉप रही, उसके पास जवाब नहीं है। झारखंड में क्या कहा, चुनाव के समय याद कीजिए, झारखंड में कहा कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो सब आ गए हैं झारखंड, डेमोग्राफी बदल दी गई है। और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि झारखंड में अब झारखंड के लोग नहीं रहे, बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आपकी बेटी ले जाएंगे, आपकी रोटी ले जाएंगे, आपकी माटी ले जाएंगे। लेकिन जनता ने बड़ा सही जवाब दिया, आम नागरिकों ने, आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया। गोड्डा तक में हार गई बीजेपी। निशिकांत दुबे जहां से सांसद है, गोड्डा विधानसभा भी बीजेपी हार गई, और बुरी हार हुई। हालांकि मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग जो है उसको एंजॉय नहीं कर पाए, उसका जश्न नहीं मना पाए, ये दुखद बात है, बहुत बड़ी घटना थी। और अब देख ही लीजिए कि आप जो महाराष्ट्र में हुआ और जो झारखंड में हुआ, तो झारखंड में गठबंधन की सरकार है, 4 पार्टियां हैं वहां भी, लेकिन मुख्यमंत्री तय हो गया, मुख्यमंत्री ने ओथ भी ले ली। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, अब तक नहीं पता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और ये बीजेपी के भीतर की परेशानी। अब बताइए कि बीजेपी जो अपने भीतर की समस्याओं को नहीं निपटा पा रही है, वो देश की समस्याओं को कैसे निपटाएगी? लगातार देश में समस्याएं खड़ी हो रही, और संभल उसका बड़ा उदाहरण है। अगर जो संभल में आज चल रहा है, और उसकी वजह से जो दंगे हुए, 5 लोग मारे गए, अब अजमेर में वही शुरू होगा। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत स्पष्ट है कि जो 1947, जो देश की आजादी का दिन है, 15 अगस्त 1947 के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो स्थिति है, केवल एक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बारे में कहा गया था कि वो जो विवाद है उसको सॉल्व किया जाए, जैसे भी किया जाए। लेकिन बाकी किसी भी ढांचे को, या किसी भी जो उसका जो उसकी आकृति है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। हालांकि कई लोग कहते हैं कि उसी उसी एक्ट के भीतर एक जो है अपवाद है कि पुरातात्विक जो संस्थान है, जो जगह है, जो मॉन्यूमेंट है, उसका सर्वे किया जा सकता है। लेकिन वो सर्वे किस लिए किया जा सकता है? क्या वो सर्वे मंदिर ढूंढने के लिए किया जाएगा, या वो सर्वे किया जाएगा पुरातात्विक वजह से किया जाएगा? तो वो जो है वो पुरातात्विक वजह से सर्वे की इजाजत है। और लोग कह रहे हैं कि ये जो जो पिछले सीजीआई थे चंद्रचूड़ साहब, उसने ये रास्ता खोल दिया कि सर्वे हो सकता है। लेकिन सर्वे पुरातात्विक वजह से हो सकता है, धार्मिक वजह से नहीं हो सकता है। अभी देखिए अजमेर में क्या किया है, अजमेर में भी डाला गया है, और उसमें कहा गया कि ये जो याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये दरगाह की जगह पहले मंदिर मंदिर था। और वो बता रहे हैं कि 2 साल हमने रिसर्च की, और रिटायर्ड जज हैं एक हरविलास शारदा साहब, उनकी किताब के आधार पर ये तथ्य रखा है। अब किसी एक व्यक्ति के किताब के आधार पर तथ्य रखेंगे, और जो जो कानून बना है उसका उल्लंघन करेंगे। हालांकि वो भी कह रहे हैं, जो अपोजिट है पक्ष, जो मस्जिद, जो दरगाह है, अजमेर शरीफ दरगाह है, उसके जो प्रमुख हैं, उत्तराधिकारी, जो ख्वाजा साहब के जो वंशज है नसरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने भी अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें देश की एकता के लिए खतरा है। यहाँ तो हिंदू राजाओं ने भी अकीदत की है। दरगाह में मौजूद कटहरा जयपुर के महाराजा ने भेंट की है। 1950 के सर्वे में स्पष्ट हो चुका है कि दरगाह में कोई हिंदू मंदिर नहीं था। तो 1950 में सर्वे हो चुका है, जो कि पुरातात्विक वजह से हुई थी, सर्वे हुआ था, और उसमें ये था कि ये नहीं है, ऐसा कोई, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसी कोई बात है या नहीं है, आप देख लीजिए कि जो सबसे विवादास्पद जो जगह रही, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, क्या उसमें निकल के आया? कितना लंबा आंदोलन चला, और उस आंदोलन में क्या साबित हुआ? आपने मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया, और मिला क्या? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में कहा गया कि
ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता है जिससे पता चले कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। लेकिन अब चूंकि मस्जिद नहीं है, इसलिए वहां हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर बनाने की इजाजत देते हैं। यही कहा, यही फैसला है। और बाद में फिर जो है सीजीआई ने कहा, वो तो अपनी जगह आई, कि ये जो है हमने हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसे इसका फैसला क्या दे, और वो फैसला देने के लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर के सामने कहा कि अब क्या करें, और ईश्वर ने बताया कि जो है ये फैसला दो। ये बड़ा हास्यास्पद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह के बयान दे, जिसकी जवाबदेही संविधान के प्रति है, नागरिकों के प्रति है। संविधान क्या कहता है, कानून कैसे चलता है, तर्क पे चलता है, आस्था के आधार पर नहीं चलता है, किसी एक किताब के आधार पर नहीं चलता है। लेकिन तमाम संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी प्रावधानों को धता बताने में बीजेपी लगी हुई है, नरेंद्र मोदी सरकार लगी हुई है। और उसके साथ ये जो मीडिया है, मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है, लगातार इस तरह की बातें फैलाते हैं, और विपक्ष जो बातें उठाता है उसकी चर्चा कहीं मीडिया में होती नहीं। तो ये सब जो अब एक और बात मैं आप इसी संदर्भ में कर दूं चर्चा की, लगातार चर्चा हो रही है अभी 2-4 दिनों से, कि वहां जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, और हिंदुओं के साथ जो है मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। हमें बताऊं, वहां पे जो है जो इस्कॉन के जो सर्वे सर्वा है, वहां उनको अरेस्ट कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया, उनके खिलाफ जो है राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, और कहा जा रहा है कि वहां हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। भारत में कहा जा रहा है कि जो वामपंथी लोग हैं या जो कांग्रेसी हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। ममता बनर्जी से भी ये सवाल किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं। तो बांग्लादेश पे जिनको बोलना है बोले, बिल्कुल सही कहा। बांग्लादेश जो है वो दूसरा देश है, और इसका मामला जो है वो भारत सरकार के पास है। भारत सरकार क्यों नहीं बोल रही? अभी तो हिंदूवादी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी दुनिया में हिंदू हिंदू कर रहे हैं, और बांग्लादेश में क्यों नहीं करते? तो अगर जरूरत पड़े, जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो वहां पे भारतीय सेना भेजी गई थी। मोदी जी को भी इसे भेजना चाहिए, तो भारतीय सेना जाए और जहां भी हिंदुओं को मारा जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करे। लेकिन क्या प्रोटेक्ट करेंगे? भारत में हिंदू सुरक्षित हैं? कहीं दलित के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर हिंदुओं को ही मारा जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, अनगिनत घटनाएं, रोज ऐसी घटनाएं आ रही। तो साफ साफ है कि हिंदुओं को बचाने की उनकी मंशा नहीं है। हिंदुओं की बचाने की मंशा होती तो केवल शोषेबाजी नहीं करते, नारेबाजी नहीं करते, बांग्लादेश सरकार से बात करते। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, इसलिए हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ मारपीट की जाए, ये नैरेटिव करते हैं। और चूंकि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं, उनको जो है उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनके साथ उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए बांग्लादेशी जमाते इस्लामी के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हिंदुओं का ये देश नहीं है। तो मतलब यहाँ आप मुसलमानों को परेशान करो, और बदले में वहां वो मुसलमान जो है हिंदुओं को परेशान करें। यही चल रहा है, और ये दोनों की राजनीति है। ये हम नागरिकों को समझना होगा कि ये दोनों की राजनीति है। जो मुसलमानों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, वो मुसलमानों को उकसाते हैं, हिंदुओं पे हमले करते हैं, और जो हिंदुओं की राजनीति करते हैं, वो हिंदुओं को उकसाते हैं, मुसलमानों पे हमले करवाते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। अगर आपको लगता है कि हिंदू धर्म बचाने के लिए बीजेपी लड़ रही है, तो गलत है, गलत फहमी में है। वो हिंदू धर्म उनको बचाना नहीं है, उनको मनुस्मृति लागू करना है। मध्य प्रदेश में जो घटना हुई कि एक दलित आदमी जो है अपने ननिहाल आया हुआ था, पानी भरने के लिए गया, मामूली बात है, पानी भरने के लिए गया, उसको खेत में लोगों ने मार मार के मार दिया। ऐसी लगातार घटनाएं हो रही। हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर का कोई आदमी सामान बेच रहा था, उसको कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम जाओ यहाँ से। जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही, जिस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है, वो क्या है? क्या किसी सरकार के लिए जो संविधान के नाम पर जिसने शपथ ली हो, जो सरकार ने, उसको ये शोभा देती? उसके प्रधानमंत्री, उसके गृह मंत्री, तमाम लोग जो है संविधान को किनारे करके, संविधान को धता बता करके हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए। तो ये हिंदू मुसलमान जो है कौन रोकेगा? विपक्ष की बात सुनी नहीं जाती है संसद। ये हम नागरिकों को अब ध्यान देना पड़ेगा कि हम नागरिक इसके खिलाफ उठ खड़े हों, कि ये धर्म का जो खेल खेला जा रहा है, धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है, वो नहीं चलेगा। आप अदानी पे बात कीजिए,
अदानी ने कितने पैसे का कहाँ क्या किया है, क्यों इतना दिया जा रहा है, वो सारी चर्चा कीजिए, उस पर बहस कीजिए। संवाद करने में क्या दिक्कत है? हम नहीं कह रहे हैं कि अदानी चोर है, लेकिन अदानी पे जांच करने में क्या दिक्कत है? एक जो बड़ी आबादी कह रही है, ढेर सारी कहानियां अदानी के बारे में चल रही हैं, तो अदानी को जांच करिए। जांच करने में क्या दिक्कत है? अगर वो निष्पक्ष है, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, तो बरी हो जाएंगे। लेकिन अदानी ने चूंकि सफाई दे दी, इसलिए वो हो गया। और देखिए, बीजेपी के तमाम लोग अदानी को बचाने में लगे, वकील से लेकर के नेता तक, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के राज्यसभा के सभापति तक। क्यों? क्यों बचा रहे हैं अदानी? क्या है अदानी में ऐसा? ये सवाल का जवाब जो है ढूंढना पड़ेगा, और ये जो है सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और मैं सही मानता हूं कि विपक्ष जिस तरह से अदानी के प्रसंग पे सवाल उठा रही है और लगातार अड़ी हुई है कि नहीं, पहले उस पर बात कीजिए, बात करना जरूरी है, ये जरूरी है। अभी विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करेंगे ये लोग कि देखिए इनकी वजह से संसद चल नहीं रही है, कितना पैसा खर्च होता है देश का, देश के जरूरी सवालों पर बात नहीं हो पाई। क्या है देश का जरूरी सवाल? देश को कोई लूट रहा है, देश गलत हाथों में है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।